नमस्कार, मी मनोज भोयर. जय महाराष्ट्र मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी दहशतवाद्यांकडून हल्ला करण्यात आला होता. पाकिस्तानातून आलेल्या 10 दहशतवाद्यांनी मुंबईतील ताज हॉटेलसह 6 ठिकाणी हल्ला केला होता. हल्ल्यानंतर मुंबईसह संपूर्ण देश हादरला. या दहशतवादी हल्ल्यात 166हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. या क्रूर हल्ल्याला 13 वर्ष पूर्ण झाले. हुतात्मा झालेल्या सर्वांप्रती जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल संवेदना व्यक्त करत आहे. 1993 साली स्फोटाने पहिल्यांदा मुंबई हादरली होती. या अशा हल्ल्यानंतर अनेकांच्या आयुष्यात महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी बदल होत असतात. 26/11च्या हल्ल्याचा सामना करणाऱ्या वीरांच्या आयुष्यातील हेच नेमके बदल आणि त्यांच्या आशा आकांक्षा टिपण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय. सुरुवात करतो आहे आमच्या विशेष कार्यक्रमाला. अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आपण पाहूया 26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या काही घडामोडी. त्यावेळेला घडलेल्या घटना, कुठे कुठे बॉम्बस्फोट झाले होते. दहशतवादी हल्ल्याला 13 वर्ष पूर्ण. 26/11चा मुंबई दहशतवादी हल्ला. ताज हॉटेल, ट्रायडंट हॉटेल, छत्रपती CST रेल्वे स्थानक, लिओपोल्ड कॅफे, कामा रुग्णालय, नरिमन हाऊस इथे हल्ले करण्यात आले. हल्ल्यात 166 नागरिकांचा मृत्यू झाला तर 300 व्यक्ती जखमी झाले. मुंबई पोलीस दलातील काही जवानांना वीरमरण आलं. हेमंत करकरे, अशोक कामटे आणि विजय साळसकर यांना सुद्धा वीरमरण आलं होतं. तुकाराम उमळे यांनी प्राणाची आहुती देत कसाबला पकडलं. NHGचे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन यांना सुद्धा वीरमरण 26/11च्या हल्ल्यामध्ये आलं होतं. कसाबला फाशी झाली तर इतर 9 दहशतवादी मुंबई पोलिसांच्या हल्ल्यात ठार झाले. 26/11च्या मुंबई हल्ल्यामध्ये जे शहीद झाले त्या सर्वच अधिकारी आणि जवानांचा गौरव सुद्धा करण्यात आला. कोण होते हे शहीद पाहूया. 26/11च्या हल्ल्यात शहीदांचा गौरव. हेमंत करकरे, अशोक कामठे, विजय साळसकर, संदीप उन्नीकृष्णन, तुकाराम उंबळेंना अशोक चक्र प्रदान करण्यात आले होते. NHGचे V सतीश, पोलीस हवालदार अरुण चित्ते आणि अंबादास पवार, पोलीस निरीक्षक शशांक शिंदे, होमगार्ड मुकेश जाधव यांना कीर्ती चक्र बहाल करण्यात आले. हवालदार गजेंद्र सिंग, नागप्पा आर महाले, किशोर के शिंदे, संजय गोविलकर, सुनील कुमार यादव यांना शौर्य पुरस्कार देण्यात आले. एकूण 11 अधिकाऱ्यांना अशोक चक्रानं सन्मानित करण्यात आलं. 13 शहीदांना कीर्ती चक्राने गौरव करण्यात आला तर 21 शहीदांना शौर्य चक्र पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला होता. सव्वीस 11च्या दहशतवादी हल्ल्यात CST रेल्वे स्टेशनवर अचानक अंधाधुंद गोळीबार सुरू झाला. काहीही कळायच्या आत एक गोळी आली छोटू तौफिक शेखच्या दिशेने. मात्र त्यानं ती चुकवली. स्वतःचा जीव कसाबसा वाचवला. मात्र तो थांबला नाही. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या लोकांना त्यानं रुग्णालयात भरती केलं. काही वाचले तर काही मृत्यू पावले. 13 वर्ष लुटली, पुरस्कारही मिळाले. छोटू तौफिक शेखची मुंबईच्या CST रेल्वे स्टेशनालगत सेंट जॉर्ज रुग्णालयासमोर चहाची कॅन्टीन आहे. मात्र कॅन्टीनसाठी CST रेल्वे स्टेशनाच्या आत जागा मिळावी ही त्यांची मागणी काही पूर्ण होऊ शकली नाही. छोटू
तौफिक शेखशी संवाद साधला आहे आमचे प्रतिनिधी प्रमोद पाटील। छोटा मोटा नौकरी दे दो मेरा भला हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। बराबर उन्होंने बोला मैं दिल्ली फाइल पुट अप करके भेजा, फिर 6 महीने बाद डीआरएम ने बुलाया कि तुम्हारे को हम लोग कुछ न कुछ करना। 5 ईयर का डीआरएम साहब ने बोला मेरे तरफ से, मालूम पड़ा कि बाद में वो रेलवे की तरफ से। एक छोटा सा एक देखो, एक छोटू चाय वाले को या तो एक गरीब इंसान को नौकरी देगा ना, 1000 लोग पहले कहीं भी कुछ हादसा होता है तो हमारे जैसा इंसान ही भागता है। बड़े लोग बिल्डिंग से नहीं उतर के आते, या मंत्री लोग बाद में आते हैं, जो भी है हर जगह देखो। मैं उस दिन देखा अंग्रेज लोग थे, फॉरनर लोग, वो जमीन में लेट जा रहे थे। उसमें देखो एक बॉडी उठाया था, उसको जैसे उठाया सब वोमिट ही कर रहा था। बच्चे थे, बुजुर्ग थे, बहुत सारे थे, जात पात कुछ भी नहीं था। और ये देखो वो कसाब जो आया, पहले नाम नहीं मालूम था, वो हमारे देश में हमला करे, या मरो या मारो। जेल में बंद करोगे तो अंडा सेल बनाओगे बिरयानी, तो फिर 5-6 साल केस चलेगा, फिर फांसी, तो मतलब नहीं। 6 से 7 महीना फैसला होना चाहिए। आज मेरे को 27 अवार्ड मिला है। अभी मेरे लॉकडाउन में बहुत हालत खराब है, खाने का बंदा 16-17 लाख रुपये कर्जा हो गया है। मैं घर का पेपर लेके भटक रहा, लोन के लिए, लोन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। सीएसटी रेल्वे स्टेशनच्या शेजारी असलेल्या कामा रुग्णालयामध्ये हिराबाई जाधव जखमी झाल्या। हिराबाई जाधव यांनी या हल्ल्याचा सामना केला। कामा रुग्णालयावर अचानक गोळीबार सुरू झाला आणि त्या गोळीबारात रुग्णालयात आया म्हणून कामाला असलेल्या हिराबाई जाधव यांच्या हाताला अतिरेक्यांनी झाडलेली एक गोळी लागली। मात्र काही किरकोळ जखम असल्याचं सांगून उपचार सुरू केले गेले, मात्र जखम बरी होत नाही म्हणून योग्य उपचारानं तब्बल 3 महिन्यांनी गोळी लागल्याचं स्पष्ट झालं। नंतर शस्त्रक्रिया करून जखम बरी सुद्धा करण्यात आली, मात्र जखमी हिराबाई जाधव या मानसिक तणावाखाली जगत गेल्या। 13 वर्षाच्या कालावधीनंतरही त्यांच्या मानसिक यातना काही कमी झालेल्या नाहीत। याच अनुषंगानं जय महाराष्ट्रानं जाणून घेतल्या त्यांच्या भावना, संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी प्रमोद पाटील यांनी। 50,000 रुपये तुम्हाला मिळाले? 50,000 मिळाले, 50,000च्या नंतर 1 लाख मिळाले। जसे बाकीच्यांना मिळाले, घर मिळालं, 25 लाख मिळाले, परत पेट्रोल पंप मिळाला, त्या सगळ्यांना काय काय मिळालं, पण मला अद्याप कुठच्या सरकारने का कुठच्या गव्हर्नमेंटने, कुठच्या अधिकाऱ्यांनी, कुठच्या मंत्र्यांनी, कुठच्या नगरसेवकनी माझी चौकशी केली नाही आणि माझी विचारपूस केली नाही। आता मी गावी तर त्या वेळेला होते, त्यांच्याकडे मी 100 वेळा चक्रा घातल्या की माझ्या जागेवर माझ्या मुलाला ठेवा, माझी अशी आहे ना परिस्थिती झालेली आहे। त्यांनी सुद्धा माझ्याकडे लक्ष दिलं नाही। तुमचं म्हणणं आहे की कामा हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही काम करताय, तर तुमच्या जागेवर मुलाला तरी रुजू करून घ्यावं, माझ्या मुलाला माझ्या जागेवरती रुजू करून घ्यावं, माझी हीच विनंती आहे। मला काय बोलायचं नाही, पण गव्हर्नमेंट माझ्या संगती अन्याय करते। या अन्यायाला आहे ना वाचा कशी फुटल आणि कोण फोडल? खरा मायबाप असेल तोच फोडल। माझ्या संगती सगळ्यांनी नाही केला, माझ्या सगळ्यांचा अन्याय केलेला आहे, मला कोणी सहारा नाही दिलेला आहे। आपण बघत असाल ह्या वेदना आहेत, हा त्रास आहे जो 13 वर्षानंतरही थांबताना दिसत नाहीये। या मुंबई हल्ल्यामध्ये मुंबईच्या सीएसटी रेल्वे स्टेशनवर अंधाधुंद गोळीबार करण्यात आला। जे लोक प्रवासी होते, ज्यांना दुसऱ्या गावाला जायचं होतं, मोठ्या प्रमाणात त्यांचा मृत्यू झाला किंवा ते जखमी झाले। 26 नोव्हेंबर 2008 ची काळ रात्र आठवली की देविकाच्या अंगावर काटा उभा राहतो। मुंबईहून पुण्याला जाताना देविका आणि तिच्या वडिलांनी अनुभवला दहशतवादी हल्ला। देविकाच्या पायाला कसाबची गोळी लागली आणि ती जखमी झाली। या हल्ल्यातून ती आणि तिचे कुटुंब कसेबसे सावरले। त्यानंतर त्यांच्या आयुष्याला नवी सुरुवात झाली। घटनेचा आणि मागील 13 वर्षाचा तिचा अनुभव काय होता हे जाणून घेण्यासाठी तिच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी प्रमोद पाटील यांनी। जो आतंकवाद बनाते वो लोग खत्म होगा तब इंसाफ पूरा मिला जाएगा। क्या गारंटी है कि 26/11 के बाद ऐसा कोई हमला नहीं हुआ हो, या अब तक ऐसा नहीं है कि 26/11 के बाद कहीं पर हमला नहीं हुआ? हमला तो हुआ ना, अब भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि हमारे यहाँ कहीं हमला ना होगा या कुछ होगा नहीं। ये सब हट जाता, अगर टेररिज्म खत्म होता है तो ऐसा लगेगा कि हमें इंसाफ पूरा मिला गया है। तो अभी क्या फील कर रही है आप इस वक्त? आप क्या फील कर रही है? 13 साल बीत चुके हैं। 13 सालों में फील तो मैं आज तक यही करती कि मैं एक ऑफिसर बनूं, और जो मुझे सपोर्ट नहीं मिली वो मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। तो आप क्या बनना चाहती है अभी?
मैं तो एक ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और गवर्नमेंट से मेरी एक ही मांग है कि मुझे एक रहने की व्यवस्था किए जाना चाहिए, क्योंकि 26/11 के बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। आज मेरा भाई खुद हैंडीकैप है, मेरे पापा का बिजनेस बंद है, हमें कहीं जॉब नहीं मिलता है, रहने का प्रॉब्लम होता है, घर के लिए दिक्कतें आती है, तो हम जाए किसके पास। हर बार हर न्यूज चैनल मैंने हर जगह पे जाके ये सारी बातें बोली है, बट ये ऐसा होता है कि कुछ दिन दिखाया जाता है, उसके बाद ये सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। पता नहीं वो देख के भी इग्नोर करते हैं या जानबूझ के ये चीजें करते हैं। इस टाइम के सीएम को या इस टाइम के गवर्नमेंट को आपने जो वाकया आप जो बनना चाहते हैं, आपके ऊपर आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ये कुछ आप ध्यान में लाने की कोशिश की? हमने सीएम सर से अभी जो ये हुआ है, मेरा कोर्ट के लिए अप्लाई किया, यहाँ पर वो लेटर के लिए अपने देवे मुझे जिशान भाई आए थे, जिशान भाई ने भी बोला था कि मैं अपने सीएम सर से, उद्धव ठाकरे सर से बात करूंगा आपके लिए। तो उन्होंने ट्वीट भी किया था उनको, और राष्ट्र ठाकरे सर की वहां पर भी शायद ट्वीट किया था उन्होंने, पर वहां से कहीं से भी अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके ऊपर से ध्यान हटाया जा रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है आपके साथ? गलत तो हो रहा ही है, अब तक गलत ही होता है कि अब मोदी सर जैसे कि बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो खुद एक बेटी हूँ, मैं तो देश की ही बेटी हूँ, तो मेरी बातों को क्यों इग्नोर किया जाता है? ऐसे नहीं कि मोदी सर ने 26/11 में किसी से मिले नहीं है, उन्होंने मिले हैं और मैं उनसे मिलने की बहुत कोशिश करी, बट मेरी बात उन तक आज तक क्यों नहीं पहुंची है? वो तो न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनके पास तो सारी अपडेट रहती है, तो मेरी चीजें क्यों नहीं जा रही है? या मुझे सही में जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है या वजह किया है, ये बात मुझे अब तक नहीं समझ में। मुंबई हल्ल्यामध्ये केवळ दहशतवाद्यांनी गोळीबारच केला नाही, तर काही ठिकाणी बॉम्बस्फोटही केले, ग्रेनेड हल्ला सुद्धा केला। डॉकयार्ड भागामध्ये सुद्धा एका टॅक्सीत भीषण बॉम्बस्फोट झाला। मुंबईच्या हल्ल्यात डॉकेट भागात एक टॅक्सी चालक जखमी झाले। अब्दुल सलीम शेख त्यांचं नाव आहे, त्यांनाही या हल्ल्याचा सामना करावा लागला। डॉकयार्ड भागात स्वतःच्या खोलीबाहेर मित्र आणि कुटुंबियांशी गप्पा गोष्टी करत असताना टॅक्सीत अचानक झालेल्या स्फोटात अब्दुल शेख आणि त्यांची पत्नी आणि 5 वर्षाचा मुलगा गंभीर जखमी झाला। त्यांना अजूनही प्रशासनाच्या मदतीची अपेक्षा आहे। हल्ल्यानंतर त्यांचं आयुष्य खूप बदलून गेलं, न मिटणाऱ्या अशा जखमा झाल्या। हल्ल्यानंतर अब्दुल कुटुंबियांसोबत विरारच्या फुलपाडा भागात ते राहायला गेलेत, त्यांच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी जयराज राजवडे यांनी। सलीमजी, एकूणच काय सांगाल, कसं काय त्या हल्ल्यामध्ये तुम्ही जखमी झालेला आणि काय आता नेमकी परिस्थिती आहे? हेलो, हम लोग को डाके रोड पे जो बैठा था, टैक्सी आया, हम लोग को रोड है, टैक्सी में जो बम था क्या था वो तो आप लोग को पता नहीं था, थोड़ी किसी को पता था। फिर यहाँ आया, अपना घर का बाजू में खड़ा किया था, बास्ट हो गया था। वो चाली को पड़ गया, अभी अपना सास को लगे, वाइफ को लगे, छोकरों को लगे, मेरे को लगे। सरकारकडून तुम्हाला काय मदत भेटली होती आणि काय आम्ही 1.5 लाख रुपये भेटले। किती मदत? 1.5 लाख रुपये भेटले। हॉस्पिटलमध्ये एक 50,000 रुपये खर्च झाला। 50,000 रुपये खर्च झाला हॉस्पिटलमध्ये, कापी ड्युटीली। ते 1 लाख रुपये बचवले। 1 लाख रुपये काय होणार? आता मार लीड लागले, आता ऑपरेशन बाकी आहे आमच्याकडं। सरमध्ये मार लागले, पेरमध्ये लावले, आता पत्रा आहे आतमध्ये घुसायला, पैसे लागतो, पैसे कुठे घेऊन येणार? आमच्याकडे पैसे नाही येतात। कसं काय आता जीवन जगताय तुम्ही? काय नेमकं आता तुमची नोकरी धंदा वगैरे काय? नोकरी धंदा काय नाही, ती गव्हर्नमेंट आम्हाला काय सांगितलं, तुम्हाला नोकरी देणार का सांगितलं होते, तुम्हाला पैसे देणार का, आम्हाला काय सांगितलं, तुमचं 9 लाख रुपये भेटणार का? हमको उसने क्या बोला कि तुमको 9 लाख मिलेगा करके, लेकिन 9 लाख तो उसने दिया नहीं है। सिर्फ हमको गवर्नमेंट ने 50, जब हॉस्पिटल में हम लोग थे 1 महीना 10 दिन, तो वो मेरे को सिर्फ 50,000 का चेक दिया था, और फिर गवर्नमेंट बाद में 1 लाख का अकाउंट में डाला है। सिर्फ 1.5 लाख रुपए हमको दिया है, इसके अलावा हमको 1 रुपया भी दिया नहीं। वेळ झाली एका छोट्या ब्रेकची। आपण पाहत रहा माझ्यासोबत मुंबईच्या दहशतवादी हल्ल्यावर आधारित आमचा कार्यक्रम अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली। 26/11चा मुंबईचा हल्ला होताना ताज हॉटेलमध्ये आपला वाढदिवस साजरा करण्याकरिता गेलेल्या शेफ अमिता रायचंद आणि त्यांच्या कुटुंबांना या हल्ल्याचे दृश्य आपल्या उघड्या डोळ्यांनी अनुभवले। या हल्ल्यात सुदैवाने त्यांचे कुटुंब बचावले, मात्र या हल्ल्यानंतर रायचंद यांच्या कुटुंबियांना दुसरं आयुष्य मिळाल्यासारखंच वाटलं। अनेकांच्या आयुष्यात या हल्ल्यानंतर मोठे बदल झाले। हेच बदल आम्ही टिपण्याचा प्रयत्न केला। शेफ
शेफ अमृता रायचंद यांच्याशी बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधी मयुरी ओंबासे. ताज हॉटेलमध्ये काही जण आपले पार्टीजसाठी, बड्डे सेलिब्रेशनसाठी किंवा आणखी काही समारंभांसाठी होते. त्यापैकीच आज 26/11ची जी दाहकता त्यांनी अनुभवली आहे त्या आपल्यासोबत आहेत. त्यांचं नाव आहे शेफ अमृता रायचंदजी. नमस्कार. नमस्कार. अमृताजी, तुम्ही त्या 26/11च्या घटनेच्या वेळेला तुम्ही तेव्हा तिथे स्वतः होता आणि तेव्हा तुम्हाला जो अनुभव आला त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? अनुभव तो बहुत ही भयानक था, पर मैं अकेले नहीं थी. सॉरी, मैं हिंदी में बात करूँगी. हमारा आशन समझ में आती है मराठी, लेकिन बोल नहीं पाती मैं फ्लुएंटली. तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ थी. मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ. बर्थडे मनाने गई थी. 26/11 मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे मनाने गई थी और अचानक 9:30 बजे ऐसी आवाज़ें आने लगी, फायर क्रैकर्स. लग रहा था कि मेरा बर्थडे पूरा यूनिवर्स सेलिब्रेट कर रहा है. लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि शायद कोई गैंग वॉर चल रहा है. एंड हम फिर अपने विंडो से नीचे हमने देखा तो कुछ बॉडीज़ दिखने लगी कुछ 10, 10:30 बजे. तब कुछ थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर भी कभी जहन में ये बात नहीं आई कि शायद टेररिस्ट अटैक है. फिर करीबन 1 घंटे के बाद बहुत ही बड़ा बम विस्फोट हुआ एंड उस समय फिर समझ में आया कि ये तो कुछ और ही हो रहा है. तब तक हमें खबर आ गई थी कि ओबरॉय में भी कुछ हो रहा है. हम ताज में थे और एक्चुअली हम गए थे डिनर के लिए वसाबी, और हमारा टेबल लेट हो गया, जिसकी वजह से हम ऊपर हमारे एक दोस्त के साथ जा रहे थे, तो वो ठहरे हुए थे वहाँ पे और उनका कमरा उसके ऊपर था, 2nd फ्लोर पे. तो मतलब आई थिंक भगवान की देन थी कि हमारा टेबल लेट हो गया और हम ऊपर पहुँच गए उस कमरे में, वरना शायद जो पहले फायरिंग हुई थी वो हम पर ही आती. लेकिन हम बच गए. एंड फिर हम छुपे रहे थे वहाँ काफ़ी देर तक, लाइट सब ऑफ करके. बाथरूम भी जा रहे थे तो फ्लश नहीं चला रहे थे क्योंकि बाहर सब आवाज़ें आ रही थी, नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, चीखों की आवाज़ आ रही थी. एंड और मेरा बेटा 1 साल का था उस समय, तो घर पे था वो स्टाफ के साथ, और पहली बार मैं उसे छोड़ के बाहर निकली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट किया था नहीं बर्थडे है, चलो थोड़ी देर 1-2 घंटा जस्ट डिनर करके आ जाते हैं. तो मुझे तो सबसे ज़्यादा घबराहट इसी बात की लग रही थी कि मेरा बच्चा जो 1 साल का, उसका क्या होगा, बिकॉज पूरी फैमिली वाइप्ड आउट हो जाती. लेकिन प्रभु की कृपा थी, तो रात भर हम वहाँ फंसे हुए थे. एक और बार RDX जब गया तो हमारे शैंडलियर्स गिर गए, तो लिटरली हम बच गए, नहीं तो हमारे ऊपर गिरते. हमारे विंडो सारे शैटर्ड हो गए. वहाँ पे जब भी अटैक हुआ तभी आपने उधर क्या क्या देखा? कितने मौतें हो गई? कितने आपने टेररिस्ट को देखा क्या? फिर नहीं, टेररिस्ट को तो थैंक गॉड नहीं देखा, तो मुझे लगता है आज तक दहशत बनी रहती. लेकिन कई बॉडीज़ को देखा निकलते हुए ताज के लॉबी से. और उसके बाद फ्रैंकली हम विंडो पे जाना भी चाहते थे तो नहीं जा पाए, बिकॉज सारे विंडो शैटर हो गए थे, और वो इस तरह से शैटर हुए थे कि वो ओपेक हो गए थे, हम देख नहीं सकते थे बाहर क्या हो रहा है. और फिर जब हमको पता चला कि एक और फायर ब्रिगेड नीचे आया है, वो कुछ करीब 6 बजे की बात है सुबह की, तो पूरी रात हम 9:30 बजे से लेके सुबह तक थे. तब जब हमें पता चला तो हमने वो एक विंडो हमारे रूम में था, वो एक्चुअली हम स्वीट में थे, तो एक बाहर का लिविंग रूम था और एक बेडरूम का था. तो बेडरूम का जो एक विंडो बच गया था, उसके थ्रू हमने टावल ऐसे ऐसे किया, लाइट ऑन ऑफ की और फायर ब्रिगेड वालों का अटेंशन लिया, एंड उन्होंने हमें देख लिया. तो बहुत ही पतले पतले रोप्स वहाँ लगाए, ऊपर आए, और फिर उन्होंने विंडो को तोड़ा हैमर से, कुल्हाड़ी से तोड़ा. और फिर धीरे धीरे करके, मतलब मुझे तो लग रहा था कि हम टेररिस्ट के गोलियों से बच गए, लेकिन यहाँ से गिर के मर जाएंगे शायद. लेकिन वो बेचारे ने बहुत ही तरीके से, सलीके से हमको एक एक करके, पहले मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे अंकल, और फिर राहुल और मैं नीचे गए. तो 7:30 आई थिंक सुबह के बज गए थे. आते सार हम एक एम्बुलेंस में हमें घुसाया गया और हम घर पहुँचे कुछ करीब 8 बजे तक. अमृताजी, तुम्ही जसं की सांगितलं की तुम्ही ही जी काळ्या रात्र त्या खोलीत जी घालवली, या 13 वर्षामध्ये तुम्हाला त्याचं पुन्हा कधी स्वप्न पडलंय की आता अजूनही जम्मू काश्मीरमध्ये हो किंवा अजून कुठल्या देशात बॉम्ब ब्लास्ट होतात, आता जसं अफगाणिस्तानात पण होतंय, तसं तुम्हाला कधी असं झालंय, अनुभवलंय की हे माझ्यासोबत पण घडलंय आणि आत्ता याला 13 वर्ष झाली आहे, त्या 13 वर्षाला, आत्ता या 13 वर्षाला तुम्ही कसं पाहताय? हर साल
डर तो लगता ही है। एंड जैसे मैंने कहा 26/11 मेरा बर्थडे है, तो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, क्योंकि कई लोगों की, मैं बच गई लेकिन कई लोगों की मौत भी हुई उस दिन। तो एक तरफ उदासी भी होती है, उनके लिए बुरा लगता है, और एक तरफ लगता है कि चलो अब बर्थडे है तो आगे कुछ करना है। एंड हर साल वो दहशत तो आती है, और जब भी मैं टेररिस्ट अटैक के बारे सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, और मुझे डर तो नहीं लगता पर बुरा बहुत लगता है, क्योंकि मैंने उसे अपने आंखों से देखा है, उस फियर को फील किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि लोगों के साथ कैसा उनके साथ क्या बीतती होगी, क्योंकि हम घर बच के तो आ गए, लेकिन मैं कम से कम 3 दिन तक तो सो ही नहीं पाई, और 2 दिन तक तो टीवी देख रही थी, क्योंकि सब कुछ चल रहा था लाइव। एंड मैं कोलाबा में ही रहती हूँ, तो हमारे घर के बगल में ही सब वो स्मोक दिख रहा था, वो जो शबाड हाउस था वो भी पास में, जब भी कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होता था सब सुनाई देता था। तो 2 दिन तक तो मैं वैसे ही नहीं सो पाई। फिर सब कुछ जब ख़त्म हुआ तो वैसे ही नींद नहीं आती, बाथरूम जाने को डर लगता था, अकेले रहने को डर लगता था, अपने कमरे में अकेले रहो तो डर, को फ़ोन की घंटी बजती थी जोर से तो डर लग जाता था। तो 1 साल तक तो अलग अलग रात को सपने आते थे। तो मैंने बच्चे को अपने से अलग नहीं किया। 1 साल तक मैं बस उसको अपने पास ही सुलाती थी, सब कुछ करती थी, क्योंकि ऐसा वो खौफ बैठ गया था कि उसको छोड़ के मैं गई और ऐसा हुआ। एंड हर साल ऐसा फील होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उसे भूल जाना चाहिए। इनफैक्ट कई चीज़ें ऐसी हुई उस दिन के बाद, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक गिफ्ट मिली है एंड दूसरी लाइफ मिली है, एंड उसके वजह से मैंने अपनी लाइफ को फिर, जो मुझे एक सेकंड इनिंग्स मिली है लाइफ की, सेकंड चांस मिला है, उसको मैं गवा नहीं जाने दूंगी। अगर फिर से ऐसा मौका है तो आप डट के सामना करेगी इस चीज़ का, या फिर डट के तो सामना मैंने उस बार भी किया था। अगर टेररिस्ट आ जाते तो मैं बिना लड़े तो नहीं जाती, वो तो मैं बहादुर शेरनी हूँ, तो डरी नहीं। उस हिसाब से अगर कुछ होता तो हम लोग ने काफ़ी तोड़ने की भी कोशिश की थी, विंडोज़ वगैरह। तो मेरी पूरी फैमिली बहुत स्पोर्टी है। तो कितने जन थे फैमिली में, मतलब आप कितने जन गए थे? फैमिली थे और एक हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो टोटल हम 5 लोग थे जी। अमृता जी, इस 13 साल में आप में क्या चेंज आया और आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है इसके बाद? जैसे मैंने कहा कि उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे भगवान ने एक दूसरा चांस दिया है तो मैं इसे गंवाने नहीं दूंगी। एंड मैंने सोचा कि जो भी मैं करूंगी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ करके जाऊंगी। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ना चाहती, तो उसके पहले मैं मॉडलिंग करती थी, एक्टिंग करती थी, और फिर मैंने कुकिंग शुरू कर दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जो भी करूं घर से करूं, अपने बेटे के लिए करूं। एंड उसे ही बड़ा करते करते मैं अलग अलग किस्म के उसे हेल्दी रेसिपीज़ बना के खिलाती थी, जिसे वो एंजॉय करता था। और ये सब स्टोरी सुनने के बाद मुझे एक शो का ऑफ़र आया, मम्मी का मैजिक फूड पे, एंड वो मैंने ले लिया, यही सोच के कि अरे मैं शेफ़ का अगर काम, क्योंकि कुकिंग तो मुझे आती थी और मैं करती थी, लेकिन कभी उसे प्रोफेशनली करने के बारे नहीं सोचा था। लेकिन अब क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी तो ये प्रायोरिटी हो गई थी मेरे लिए। एंड फिर मम्मी का मैजिक बहुत बड़ा हिट हो गया, एंड अभी वो लॉन्गेस्ट रनिंग कुकरी शो है, उसे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो उसके बाद मैंने अपने पूरे करियर को बदल दिया। एंड अब मेरा यूट्यूब चैनल है अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड, ये मेरा लोगो है। मेरा इंस्टाग्राम में मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सारी रेसिपी शेयर करती हूँ, सब जगह मेरा नाम अमृता रायचंद ही है। तो आई थिंक उसके बाद जो मेरी स्टोरी, जिस तरह से मैंने ये लाइन को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की, आई थिंक कई लोगों ने उसे काफ़ी रिलेट किया, क्योंकि कई माओं ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने काफ़ी एंजॉय किया कि, क्योंकि आई थिंक आई वाज द ओनली वन जो बोल रहे थे कि बच्चों को आप फसी ईटर्स मत बताइए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, हमें जैसे शौक़ होता है खाने का उन्हें भी शौक़ होता है, लेकिन हमको लगता नहीं बच्चों को बस हेल्दी खिलाना है। लेकिन हेल्दी खिलाना है, लेकिन उसे किस तरह से आप खिला सकते हैं, किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक्साइटिंग बना सकते हैं, वो थ्योरी को लेके मैंने उनके खाने को अप्रोच किया, एंड आई थिंक वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो बस अब मैं शेफ़ हूँ, शेफ़ अमृता रायचंद हूँ। तर आपल्यासोबत या शेफ अमृता रायचंद ज्या होत्या, ज्यांनी 26/11च्या नंतर 13 वर्षांनी आपली कहाणी आपल्या जय महाराष्ट्रच्या प्रेक्षकांसाठी सांगितलेली आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट नित्यानंदसह मी मयुरी उंबासे, जय महाराष्ट्र, मुंबई। विजय साळसकर, अशोक कामटे आणि हेमंत करकरे यांच्यासोबत आणखी एक पोलीस कर्मचारी शहीद झाले। मुंबईच्या कामा रुग्णालयाच्या
बाजूच्या झाडीमध्ये दहशतवाद्याने अंधाधुंद गोळीबार केला होता। याच वेळेला या तिन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या गाडीमध्ये बाळासाहेब भोसले हे पोलीस कर्मचारी सुद्धा त्या गाडीत मौजूद होते। त्यांना 9 ते 10 गोळ्या लागल्या, ज्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। यांचं कुटुंबीय पनवेलच्या तक्का या गावी राहतं। या घटनेला 13 वर्ष पूर्ण होत आहेत, तरी या घटनेच्या सर्व जखमा आजही या कुटुंबियांच्या मनात ताज्या आहेत। 26/11च्या निमित्तानं शहीद बाळासाहेब भोसले यांना सर्व कुटुंबियांनी पाणावलेल्या डोळ्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली, त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला। करकरे साहेब, साळसकर साहेब, कामटे साहेब त्याच गाडीमध्ये आमचे वडील बाळासाहेब चंद्रकांत भोसले तेही होते आणि अरुण जाधव साहेब होते आणि विशाल पाटील, योगेश पाटील सॉरी ते होते। जेव्हा फायरिंग झाली, हे झालं 11:30 वाजता, जेव्हा त्यांचा फोन आला तिकडनं की बाबा कामा हॉस्पिटलमध्ये फायरिंग झालेत आणि तुमच्या वडिलांना गोळ्या लागलेल्या आहेत, तुम्ही सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलला या। त्याच्यानंतर जे आम्ही बघितलं ते शॉकच झालं मग, कारण का कमी 9 ते 10 गोळ्या त्यांना लागलेल्या होत्या पुऱ्या शरीरामध्ये। भोसले महाराष्ट्र पोलीस या दलात होते। त्या दिवशी ते ड्युटीला गेले होते, ऑन ड्युटीच होती त्यांना। ते संध्याकाळी आम्हाला कळालं की ह्या अशा घटना घडल्यात म्हणून। आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती, कुठून काय होतंय, कुठून गोळीबार चाललाय, काहीच कल्पना नव्हती। भोसलेंना सुद्धा कल्पना नव्हती। एकाच गाडीमध्ये ते साळसकर, करकरे, कामटे एकाच गाडीत होते ते, त्यांना पण काही कल्पना नव्हती, कुठून काय होतंय तेच कळत नव्हतं त्यांनाही। कामा हॉस्पिटल पाशी त्यांना हे झालेलं आहे। आज अजूनही आम्ही त्यांच्याच अपेक्षित आहोत की ते घरी अजूनही येतील, त्याच आठवणीत आम्ही अजूनही आहोत। सरकारकडून पूर्ण आम्हाला सहकार्य मिळाले, सरकारकडून मदत मिळालेली आहे आम्हाला पण, आणि अजून पण आम्हाला आहे सरकार। मुंबईच्या दहशतवादी हल्ल्यावर आधारित आमचा विशेष कार्यक्रम अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली इथेच थांबतोय। ताज्या घडामोडीसाठी आपण पाहत राहा जय महाराष्ट्र।